सुबह खैर जनाब, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने प्यारों का खास तौर पर आप लोग ख्याल रख रहे होंगे। और आजकल वैसे भी जो हालात हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं काफ़ी मुश्किल हालात हैं और हमारे समाजी और मुआशी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। महंगाई ने ऑलरेडी हम लोगों का बल्कि सबका ही जीना मुहाल करके रखा हुआ है और इन हालात का मुकाबला करने के लिए ना हर बंदे को दुगनी मेहनत करना पड़ रही है। यहाँ तक कि हम हालात का मुकाबला करने में अपने सबसे कीमती चीज़ जो हमारी सेहत होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और एक मशहूर कहावत भी है कि इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए ना अपनी सेहत खो देता है और फिर अपनी सेहत को वापस पाने के लिए वही दौलत खो देता है। तो जनाब, हालात का मुकाबला ज़रूर करना चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ साथ ही अपनी सेहत का ख्याल भी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, हमारी सेहत अगर अच्छी होगी, तभी हम आगे बढ़ के मेहनत कर सकते हैं, दुगनी मेहनत कर सकते हैं और ज़िंदगी में जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पर सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बात कर रही थी जैसे मैं मौसम के हवाले से, तो मौसम ना बड़ी तेज़ी के साथ इस दफ़ा चेंज हो रहा है और इस साल तो मार्च में ही आपको जून वाली गर्मी लग रही है। और जब मौसम तब्दील होता है ना तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है और मौसम के बदलते ही मौसमी बीमारियां भी जन्म लेना शुरू हो जाती हैं और उसका ज़्यादातर निशाना छोटे बच्चे बनते हैं। और इस मौसम में टॉन्सिल्स का मसला भी सर उठाता है। टॉन्सिल्स एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों और बड़ों सब में पाई जाती है और अक्सर वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से गले में खराश और शदीद दर्द की शिकायत भी सामने आती है। तो इस सूरत हाल से कैसे नबूरदाजुमा हुआ जाए और टॉन्सिल्स की वजूहात क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब ने, माहिर अमराज़ नाक कान और गला हैं। और डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि जैसे ही हमारा मौसम चेंज होता है ना तो बहुत सी जो मौसमी बीमारियां हैं उनका शिकार होना शुरू हो जाते हैं और ख़ासतौर पर बच्चे इस मौसम में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। टॉन्सिल्स का मसला ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है और दूसरा मुझे बताएं कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको डिटेल में पता चल सके। गले का खराब होना या टॉन्सिल की इन्फेक्शन बच्चों में, खास तौर पे 5 से 6 साल के बच्चों में बहुत ज्यादा है जी। ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि मौसम की तब्दीली से जिस्म में कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इस वक्त हमारी मदाफियत थोड़ी सी कम पड़ती है। वी हैव टू एडजस्ट इन अ न्यू क्लाइमेट। उसके लिए जरूरी है वालिदैन पे कि बच्चों के खाने पीने में थोड़ी सी तब्दीली रखें या एहतियात रखें। टॉन्सिल गले के अंदर मुंह के पिछले हिस्से में 2 बड़ी बड़ी ग्लैंड्स हैं। ये नॉर्मली हमारे जिस्म में कोई खास काम नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत इनकी परफॉर्मेंस है तो वो सैंपलिंग करते हैं हमारे मुंह के अंदर से। पेट में जो भी चीजें जाती हैं उनमें से कुछ चीजों का सैंपल लेके बॉडी के मुदाफियत सिस्टम को दिया जाता है और ताकि उसके अगेंस्ट मुदाफियत क्रिएट की जाए, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। वो मुदाफियत भी 2 किस्म की होती है, जो इंसान को वक्त के साथ साथ 2 साल तक बच्चे में नहीं होती, 6 साल तक काफी आ चुकी होती है, 12 साल की एज में बच्चा बिल्कुल एक अच्छे एडल्ट की तरह मुदाफियत अटेन कर चुका होता है। इसलिए छोटे बच्चों में क्योंकि खाने पीने में परहेज नहीं होता, हर छोटी छोटी चीज को मुंह में डालते हैं। वक्त के साथ ये बात भी सही है कि चीजें मसाइल बढ़ गए हैं, इसलिए कि हम आर्टिफिशियल डाइट की तरफ, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा चले गए हैं। अगर हम चिल्ड चीजें, आइसी चीजें, ठंडी खट्टी चीजें कम इस्तेमाल करें, फ्रेश चीजों पे जाएं, नॉर्मल चीजें या हल्की गर्म चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें, तो इन इन्फेक्शन का होना ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाता है। खास तौर पे ये आर्टिफिशियल फार्मूलाज बच्चे को फीडर का देना, लंबी देर फीडर का देना 2-2.5 साल के बाद एक बड़ी वजह है गले और नाक की इन्फेक्शन का। इसको कम से कम फीडर को इस्तेमाल करना चाहिए, बिठा के देना चाहिए, ड्यूरिंग फीड बच्चे को एक्टिव रखा जाए और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर पे जो चीजें हम खाते हैं ये बॉडी बेस्ट डाइजेस्ट भी करती है और मुदाफियत भी क्रिएट करती है।
ठीक है। और दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हमें अंदाज़ा कैसे होगा कि बच्चे का अगर गला ख़राब है तो ये टॉन्सिल्स की वजह से बच्चे का गला ख़राब है, और इसकी अलामात क्या हो सकती हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि टॉन्सिल्स का मसला है बच्चे को? ये बहुत सादा और सिंपल सा तरीका है। बच्चे की हिस्ट्री में अगर पेरेंट्स कहते हैं कि अक्सर बच्चा खाना चाहता है, रिलक्टेंट है, पेन होती है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, और अक्सर बच्चे को बुखार हो जाता है, गले में दर्द कहता है, स्कूल जाने में नाला है, तो इसका मतलब आम तौर पे ये लिया जाता है कि गले की इन्फेक्शन है। और यही बच्चा अगर कुछ महीनों बाद पेट में दर्द भी कह रहा है, जहाँ पे बेली बटन है उस रीजन में, तो समझे कि ये 100% गले की इन्फेक्शन से ही हो रहा है। फिर 1 या 2 ब्लड टेस्ट इसको क्लियरली बता देते हैं कि बैक्टीरियल है, और इसका जो बैक्टीरिया है वो बहुत डेंजरस है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। अच्छा। और ये कुछ देर के बाद अगर इन्फेक्शन ज्यादा रहे, ऑन एंड ऑफ होती रहे, तो पेट के बाद ये सबसे ज्यादा हमारे गुर्दों को और हार्ट को डैमेज करता है। 2 बड़ी बड़ी बीमारियां गुर्दों की और हार्ट की सिर्फ इसी जो गले की इन्फेक्शन है, पायोजेनीज, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज, इसी की वजह से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टाइमली मेडिसिन देनी चाहिए, अपने एमबीबीएस डॉक्टर को टाइमली दिखाना चाहिए। अगर 1 या 2 से ज्यादा अटैक हो रहे हैं तो ईएनटी सर्जन को जरूर दिखा लें। शुरू के चंद महीनों में ये अद्वियात से, एहतियात से 100% काबिल इलाज। लेकिन मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि जो बच्चे ऑलरेडी टॉन्सिल्स का शिकार होते हैं वो बाकी बच्चों के निस्बत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं इस चीज़ से, उनका गला जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, और दूसरा उनको क्या बार बार तेज़ बुखार भी चढ़ना शुरू होता है? ये बिल्कुल सही है कि गले में दर्द का होना, बुखार का होना, खाने पीने में दुश्वारी पेश आना, 2 बड़ी अलामत जो है, एक तो है इन्फेक्शन की सूरत में, दूसरा ये है कि टॉन्सिल इन्फेक्शन कम करते हैं 2-4 साल के बाद, फिर वो इतना बड़ा हो जाता साइज कि रात को बच्चा सोता है तो मुंह खुला होता है, छोटी छोटी आवाजें आती हैं, बच्चा हिलता बहुत है, छोटी छोटी बैलिस्टिक मूवमेंट करता है, जर्क लगाता है, या बेड वेटिंग करता है, नाइटमेयर्स होते हैं। तो साइंस का ख्याल है कि जितनी भी अलामत हैं बच्चे को, रात को बेड पे यूरिन कर देना, बेड वेटिंग, अनईजी होना, सुबह रिलैक्स नहीं उठेगा, तो गले का साइज, टॉन्सिल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि खाने पीने के अलावा सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो फिर डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है और कौन सी स्टेज पर जाके फिर इसका ऑपरेशन किया जाता है? अगर तो बच्चे का गला बंद हो रहा है, सांस में दुश्वारी पेश आ रही है, रात को उसको काफी सारी मुश्किलात हैं, स्कूल वाले उसके परफॉर्मेंस से बिल्कुल हैप्पी नहीं है, और ग्रोथ उसकी डिस्टर्ब हो रही है, 100% इसका इलाज एक ही है कि टाइमली उसकी सर्जरी करवा दी जाए। अच्छा। अगर सर्जरी नहीं कराई जाएगी तो उसके जा, अपर और लोअर जा, जबड़े जो हैं वो भी आगे पीछे हो जाएंगे। फिर दांतों के जितने मसाइल हैं, दांतों का वो जो डेंट ये लगते हैं, ब्रेसेस, वो भी आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर टाइमली हम गले का और एडिनॉइड का सर्जरी करवा दें तो बच्चे की आने वाला बचपन बहुत बेहतर हो जाएगा। और दूसरा मुझे बताएं फिर उसके बाद क्या एहतियात होती है फिर कि खाने पीने के हवाले से या किसी और चीज के हवाले से एहतियात करनी पड़े? टॉन्सिल का ऑपरेशन एक दफा कर दिया जाए तो लाइफ टाइम में दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। एहतियातें तो एक नॉर्मल बंदे के लिए ही, जब तक बच्चा 12 साल तक नहीं होता उसने थोड़ी सी एहतियात ज्यादा करनी है। हाथ का बार बार धोना, कुल्ली करना, हमारे वजू एक बेहतरीन तरीका है। नॉर्मल टेम्परेचर या वार्म टेम्परेचर पे चीजें लेना बहुत बेहतर तरीका है इन चीजों को सॉल्व करने का। मिल्क लिया जाए, मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा लिए जाए, नेचुरल डाइट पे जाया जाए, बच्चे को फल की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए। जो बच्चे फल खाते हैं, सिंपल चीजें खाते हैं, वो आम तौर पे डॉक्टरों के पास नहीं आते। और बच्चों की वैक्सीन तो एक फर्ज समझा जाए, वाजिब ना समझा जाए, इसको बिल्कुल बहुत जरूरी समझा जाए कि बच्चों की वैक्सीन अपने बच्चों के डॉक्टर जो कहे वो बचपन में जिन लोगों को वैक्सीन प्रॉपर लगी होती है आम तौर पे उनकी इन्फेक्शन बहुत कम होती है। जी ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद थे, ENT स्पेशलिस्ट हैं और टॉन्सिल्स के हवाले से बच्चों में जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं उस हवाले से हम बात कर रहे थे। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा खेल और खिलाड़ी का, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब पाकिस्तान के उन बासलाहियत खिलाड़ियों से जो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे होते हैं। और आज भी मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल लेडीज इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम की है। और पाकिस्तान की होनहार बेटी रमशा इजाज ने इस्लामाबाद में गोल्फ क्लब में एसाबे शिकन फाइनल राउंड थाईलैंड की खिलाड़ी को शिकस्त देकर ये टाइटल जो है अपने नाम किया है। तो आखिरी मुकाबला इंतहाई दिलचस्प था और सनसनीखेज भी रहा, जिसके बाद जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। तो जनाब, ये मुकाबला कैसा रहा, कितना टफ था, कितनी मुश्किलात सहनी पड़ती हैं इस खेल में, और ये खेल एक्चुअली में है क्या, और कितनी तादाद जो है ख़वातीन की वो इस जानिब रागिब हो रही है, ये रमशा से ही हम जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रमशा इजाज हैं, गोल्फ चैंपियन है। रमशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमशा, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये चैंपियनशिप अपने नाम की है। दूसरा, मुझे बताएं कितना टफ था ये मुकाबला जीतना, क्योंकि दूसरी साइड पे थाईलैंड की एक खिलाड़ी आपको टफ टाइम देने के लिए मेरे ख्याल से रेडी थी, तो कितना टफ था आपके लिए? फाइनल राउंड में मैं जब जा रही थी तो बहुत टेंस थी, क्योंकि कभी भी पहले ऐसे नहीं हुआ कि एक पाकिस्तानी वो जीती। और 2-3 साल पहले थाईलैंड की टीम आई थी, वो 20 शॉट से जीती थी। उससे पहले कोई 15 शॉट से वो जीती थी। तो बहुत टफ मुकाबला था, लेकिन इस दफ़ा मैंने प्रैक्टिस फुल की थी। मैंने कहा इस दफ़ा पाकिस्तान में आके किसी को और कुछ किसी और को नहीं लेके जाने देना। हाँ, तो बस आखिरी राउंड में जो एक शॉट की लीड थी, और वो भी फिर 4-5 घंटों का राउंड होते, तो कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर था कि एक शॉट इजीली स्लिप हो जाती है। तो अपना मेंटल कूल रखना और ये सब कुछ वो करना था। तो और मुझे साथ कोच भी थे, तो वो भी तसल्लियाँ दे रहे थे कि कुछ नहीं होता, हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक शॉट से जीत गई, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ था, बहुत डर लग रहा था उस वक्त। डर लग रहा था उस वक्त, नर्वसनेस थी। जी जी, बहुत ज्यादा वो था। तो क्योंकि वो प्लेयर्स भी बहुत अच्छी थी, वो 0 हैंडीकैपर्स थी, और थाई गर्ल्स तो बहुत अच्छी है। उनकी ऑलमोस्ट 100 उनकी प्रोफेशनल गर्ल्स है थाईलैंड में। पाकिस्तान में अभी फिलहाल प्रोफेशनल तो नहीं है। तो टफ कंपटीशन भी टफ था, लेकिन मजा भी आया कि इतनी मेहनत की कि आपने उनको जो है कम्पीट करके जो है जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया, और पाकिस्तान में ही वो रहने दिया है, उसको बाहर नहीं जाने दिया है। ये सबसे अच्छी चीज हुई है। दूसरा, मुझे रमशा बताइए कितने साल हो गए आपको ये गोल्फ खेलते हुए? आई थिंक मैं कोई 7-8 ईयर्स हुए। मैं 13 ईयर्स की थी। मैंने इस्लामाबाद क्लब में स्टार्ट किया था। हम पहले इस्लामाबाद में रहते थे, तो हमने इस्लामाबाद में स्टार्ट किया था। बस बाबा ने वैसे ही स्टार्ट करवाया था कि कोई एक्टिविटी हो जाए, बस घर में ना बैठो, फिजिकल एक्टिविटी हो। तो फिर फिर इस्लामाबाद में एक मैच हुआ था, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीते। फिर बाबा थोड़े सीरियस हो गए कि अच्छा भी गोल्फ में फ्यूचर है। फिर स्पेशली गोल्फ के लिए बाबा ने हम मूव हुए लाहौर 4-5 साल में, सिर्फ गोल्फ के लिए राया पे अब रहते, ताकि हम पूरा दिन प्रैक्टिस करें। मेरे फैसिलिटीज अच्छे हुए। तो मतलब इस्लामाबाद से सिर्फ आप शिफ्ट हुए लाहौर सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए? जी। और ये हुआ, फिर मुझे अमेरिका में ईस्ट टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली 100% गोल्फ बेसिस पे। फिर एक साल मैं उधर गई, एक साल फिर मैंने उधर गोल्फ भी खेली, पढ़ाई भी की। तो फिर कोरोना की वजह से वापस आना पड़ा। फिर आई ट्रांसफर टू ICMS रूट्स आईवी, और इधर गोल्फ खेलती और बस क्रेडिट्स वगैरह ट्रांसफर करके आई एम हियर। ठीक है। और अभी इंशाल्लाह प्लान है कि नवंबर में यूरोपियन टूर के ट्रायल्स है, वो देने आया। जी ठीक है जी, आपने तो एक पूरा अपना प्लान आउट किया हुआ है कि आपने आगे क्या क्या करना है, और इंशाल्लाह इसी तरह होगा। तो रमशा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर इतना गोल्फ खेला नहीं जाता, लेकिन अगर खेला जाता है ना तो मर्द हजरात इसमें ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, ख़वातीन की तादाद बहुत कम हमें नज़र आती है। तो आप किसको देखती थी? मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि क्या फादर की वजह से ही आप इस पे आई, या कोई और भी इंस्पिरेशन बने आपकी? स्टार्ट तो मैंने फादर की वजह से किया था, क्योंकि सारी फैमिली खेलती थी, मामा, बाबा, मेरी बहन, भाई। मेरी बहन भी बहुत अच्छा फैमिली में ये रन कर रही है। माय सिस्टर परखा इजाज, वो इस टूर्नामेंट में 4th पोजीशन है। ये तो हमारा बहुत आपस में कंपटीशन भी होते हैं। तो स्टार्ट तो ऐसे ही किया था, और स्टार्ट में जूनियर गर्ल्स भी बहुत नहीं थी। जब खेलना होता था तो अपनी एज से बड़ों के साथ खेलना होता, वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्ल्स आ गई हैं। अभी इस टूर्नामेंट में आई थिंक कोई 70-80 लेडीज़ थी जो खेली है। तो थोड़ा सा अभी ट्रेंड आ रहा है। डॉक्टर असमा शामी मैच ऑर्गेनाइज करती है, मिसेस मीना जैनब मैच ऑर्गेनाइज करती है।
ये सारी लेडीज़ मैच ऑर्गेनाइजर्स है, वो मैच ऑर्गेनाइज करती है, लोगों को इनकरेज करती है, और लाइक थोड़ा लाइक अभी वो पब्लिसाइज भी हो रहा है कि गोल्फ है, लेडीज़ खेलती है, तो आई थिंक और भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, स्पेशली जूनियर्स, बहुत ज़्यादा जूनियर्स ने भी स्टार्ट किया है, आना शुरू हो गई है, आना शुरू हो गई है। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था तो बहुत लाइक कम था, इतना वो ट्रेंड वगैरह नहीं था। तो तब कोई बातें वगैरह सुनने को मिलती हूँ, फैमिली जो चचा ताई या और फैमिलीज होती हैं तो कहती हैं कि अच्छा लड़कियां आप ये करेंगी, तो इस तरह की कभी क्रिटिसिज्म हुआ आपके ऊपर? जब स्टार्ट किया था तो पहले लाइक कुछ लोग थे ना जो लाइक बहुत खुश नहीं थे इस बात से, बाबा को कहते थे कि अच्छा बेटों को खिलाओ, लड़कियों को पढ़ाओ ना, स्टडीज ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन बाबा ने कभी किसी ऐसे बात को लाइक गौर नहीं दिया, और मामा ने भी बहुत इनकरेज किया, बाबा ने भी बहुत इनकरेज किया, लाइक उनका ये इनकरेजमेंट था तो हमने इसलिए वो स्टार्ट किया। वरना आई थिंक हर तरफ से ज्यादा लाइक स्पेशली लेडीज के लिए पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी लाइक वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन मामा बाबा के सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हमें लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला है। एग्जैक्टली, और आप आगे बढ़ती गई हैं। तो मुझे बताइए रमशा, अभी तक जितनी भी आपकी जो जर्नी रही है गोल्फ खेलते हुए, कितने कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, कितने मेडल्स आपने जीते हैं, कितने टाइटल्स आपने जीते हैं? बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आई पार्टिसिपेट किया, आई थिंक आई हैव लॉस्ट काउंट अभी। अच्छा, लेकिन आई एम आल्सो 2 टाइम नेशनल चैंपियन। एक कराची में हुआ था, आई वन कारसाज में, और एक लाहौर गैरजन में हुआ था। आई आल्सो रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन श्रीलंका where I got a silver medal, और I have played in Bangladesh as well, और पाकिस्तान में भी I played a lot of tournaments. Recently CNS Open था, I won that, और पंजाब ओपन था, उसमें मेरी सिस्टर फर्स्ट आई थी, मैं सेकंड आई थी। तो बस यही competitions वगैरह खेलते। तो this is on an amateur level, लेकिन अभी there is no professionals in पाकिस्तान अभी तक। तो अभी आई एम प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, और अभी गर्मियाँ जो है ना ऑफ सीजन है, तो उसमें पूरा प्लान बनाया मैं और मेरी सिस्टर ने कि सुबह उठेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे, ताकि फिर हम नवंबर दिसंबर तक प्रो ट्रायल के लिए रेडी हो। तो रमशा, जब बहन के साथ कंपटीशन में आता है और जब बहनें ही एक दूसरे को कम्पीट कर रही होती है, एक दूसरे के सामने होती हैं, तो किस तरह की फीलिंग होती है? एक ही मैदान में दोनों बहनें अब खेलेंगी, अच्छी फीलिंग होती है। आदत हो गई है अब तो? अभी आदत भी हो गई है, लेकिन मैं किसी से बात भी करती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे ये बहुत एडवांटेज है कि मेरी सिस्टर भी मेरे साथ कंपटीशन में, क्योंकि उसको देख के मैं कहती हूँ अच्छा इसने ये प्रैक्टिस की, मैंने इससे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो, और फिर लाइक अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि लाइक मामा बाबा को भी दिखाना पड़ता है कि अच्छा आई प्लेड बेटर देन हर, और ये वो, तो इट्स नाइस। लेकिन इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो कौन किसको सपोर्ट करता है? मतलब मामा बाबा किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको या मामा बाबा? हर वक्त उनको सपोर्ट करते हैं जिनकी गेम थोड़ी सी खराब हुई होती है। ठीक है। तो रिसेंटली मेरी थोड़ी सी गेम वो हुई थी, तो इस मैच में मामा बाबा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ताकि मोराल आपका बूस्ट हो। हाँ। तो लेकिन हम एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं, whoever plays well. Like my sister was very like supporting me in this tournament कि मैं अच्छा खेलूं। उसका एक राउंड थोड़ा वो खराब हो गया था, तो वो मुझे सपोर्ट करती। When she plays well, I'm happy for her and she's happy for me. तो healthy competition हमारा जाते, लेकिन होता है competition। तब भी नर्वसनेस होती है? तब भी नर्वसनेस होती है, थोड़ी सी फिर ज्यादा होती है कि अभी ये तो छोटी बहन का बंदा है ना, उससे तो जीतना होगा। ठीक, तो मुझे बताइए फिर इकट्ठे ही प्रैक्टिसेस आप करते हैं दोनों बहनें? इकट्ठे प्रैक्टिसेस करते हैं, और ये भी एडवांटेज है, अगर मैं जिस दिन सुस्त हूँ प्रैक्टिस नहीं करना चाहती तो वो करती है, फिर उसको देख के मैं कहती हूँ अच्छा वो प्रैक्टिस करिए, शायद वो मुझसे अच्छा है, तो फिर मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, वो मुझे देख के प्रैक्टिस करती है। अच्छा, तो ये हमारा एक बड़ा तो कितनी देर मतलब अगर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिधर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है या इंटरनेशनली जाके खेलना होता है, तो कितनी देर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कितनी हैक्टिक हो जाती है फिर आपकी रूटीन? प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लाइक इंटरनेशनल लेवल्स पे भी वो कहते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू टर्न प्रो तो 8 to 10 आवर्स अ डे आपने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो लाइक यूजुअली हम सुबह में प्रैक्टिस करके फिर थोड़ी ब्रेक लेके फिर शाम को फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और पहले जब लाइक स्कूल होता है तो हम स्कूल से पहले सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करके फिर 8 बजे स्कूल पहुँच के फिर 2:40 छुट्टी होती थी, फिर से गोल्फ जाते थे। तो कम प्रैक्टिस तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, और लाइक टफ कम वो करना पड़ता है, लाइक एज एन उसके बाद एक्सरसाइजेस वगैरह भी करनी पड़ती है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, क्योंकि लाइक वैसे जब गोल्फ टीवी पे देखते तो लाइक लगता है बड़ा इजी लगता है, इजी, लेकिन जब खेलते तो बहुत ज्यादा लाइक
सोचना मतलब भी इसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज को देखना पड़ता है क्या? बहुत ज्यादा। लाइक मेरा भाई है वो बहुत ज्यादा जोक्स करता है, तो वो कहते हैं गोल्फ एक ऐसी गेम है ना जिसमें आपको हवा को भी देखनी कि हवा लेफ्ट टू राइट है, आगे से है, और आपने ग्रास को देखना है, ग्रास की टेक्सचर कैसी है, शॉट कैसे की। तो बहुत लाइक एक टेक्निकल गेम भी है और एक मेंटल गेम भी है, और साथ साथ फिजिकल भी है, बिकॉज यू हैव टू बी लाइक अच्छा इस एंगल पे मेरा शोल्डर ऐसे है और इस एंगल पे मैंने इम्पैक्ट करना है, तो लाइक एवरीथिंग कंबाइन करके गोल्फ हो जाता है। मतलब सिर्फ देखने में हमें इतनी आसान लग रही होती है, लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल खेल है ये भी। तो मुझे बताइए कि ये इस खेल को रमशा कहा जाता है कि बहुत महंगा भी है। इसके अगर किट्स की देखा जाए या इसके खाली शूज ही देखे जाए तो ये भी कहा जाता है कि बहुत महंगे हैं। तो मुझे बताइए फिर फंडिंग कहाँ से होती है, या जितने भी खर्चा होता है खुद ही करते हैं आप? फाइनेंशियली कोई आप लोगों को इशू हुआ हो अभी या पहले हुआ हो किस चीज़ के बारे में? गोल्फ है महंगा, लाइक एज इन किट्स वगैरह शूज, लेकिन गोल्फ खेलना भी बहुत ज़्यादा महंगा है। लाइक एज इन उनकी ग्रीन फीस होती है, उनके क्लब मेंबरशिप्स होते हैं, उनकी रेंज फीस होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में लाइक इतना महंगा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन फिर भी लाइक क्लब्स वगैरह और शूज गोल्फ के जो है ना वो मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो वो खुद ही फिर लेना पड़ते हैं। तो फाइनेंशियली हेल्प तो सारा बाबा ने की है, लाइक नो वन हेल्प्ड अस एज सच। अच्छा, उसमें तो फाइनेंशियली खुद ही करते, खुद ही की है जी। तो मुझे बताइए, अगर आपने जैसे बाहर भी जाके खेला है, वहाँ पर भी आपने ट्रेनिंग्स ली होंगी, पाकिस्तान में भी आप ट्रेनिंग्स ले रही हैं, तो क्या डिफरेंस लगा है वहाँ की ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में, और क्या चीज़ें हमें ज़्यादा और करने की ज़रूरत है? आई थिंक ट्रेनिंग्स में इतना डिफरेंस नहीं है हमारा और इंटरनेशनल में जो डिफरेंस है ना, तो उनका वो है कि उनकी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलती है और बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलती है। जैसे कि थाई गर्ल्स है, दे प्रोबेबली प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर। और हमारा बस ये है कि पाकिस्तान में भी स्टे, लाइक हमारा जब लाइक टूर भी होते हैं ना, तो लाइक अभी तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम इंटरनेशनल टूर्स हमारे होते हैं। और अभी तक हम वेगर रैंकिंग भी नहीं थे, अभी हमारा वर्ल्ड एमेचर गोल्फ रैंकिंग बन गया, तो 3 गर्ल्स आर फ्रॉम पाकिस्तान ऑन द रैंकिंग, तो दैट्स प्रोग्रेसिंग। लेकिन आई थिंक मेन डिफरेंस जो है ना, तो वो एक्सपोजर है। हाँ, तो मुझे बताइए कि मतलब इसको प्रमोट करने की हमें ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आए, इसको खेलें, और ग्रास रूट लेवल से मेरे ख्याल से इसको प्रमोट करना चाहिए। जी, अभी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है जूनियर गोल्फ। ठीक है जी, रमशा एजाज हमारे साथ मौजूद थी, गोल्फ चैंपियन है, और हाल ही में होने वाली जनाब इस्लामाबाद में जो चैंपियनशिप है उसका टाइटल रमशा ने अपने नाम किया है। थाई गर्ल थी जिनको उन्होंने शिकस्त दी है। तो रमशा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते रहे, और टैलेंट बहुत मौजूद है, और जिस तरह हम आज एक गोल्फर चैंपियन से मिलवाया है आपको कि और भी बहुत सारे चैंपियंस होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। सिर्फ इनको सहूलियात चाहिए, इनको प्लेटफॉर्म्स चाहिए जहाँ पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मज़ीद और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। और तख्ते लाहौर हिलने की वजह से ना लाहौर के मसाइल और भी ज्यादा बढ़ गए। गुज़दार सरकार के मुस्ताफी होने के बाद पैदा होने वाली सियासी बहरान दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में तरक्याती मंसूबे भी शदीद मुतासर होना शुरू हो चुके हैं, और शहर के मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल होने वाले मंसूबों का इफ्तिताह ताखीर का शिकार हो चुका है, और जिसकी वजह से नए मंसूबों के सगे बुनियाद रखने की तकारीब भी मुलतवी की जा रही है। और अगर LTA के हवाले से बात की जाए तो शेरावाला फ्लाईओवर का रवा हफ्ते इफ्तिताह किए जाने का ऐलान किया गया था, और ईवानों में होने वाली तब्दीलियों के सबब गंजबख्श फ्लाईओवर के इफ्तिताह का मामला भी इस वक्त लटक चुका है। और पंजाब हुकूमत ने सेंटर पॉइंट गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर की मंजूरी दी थी, जिसके बाद LDA ने 2 अप्रैल यानी कि कुछ ही दिनों बाद गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर का संगे बुनियाद भी रखना था। लेकिन अब इस मंसूबों का संगे बुनियाद रखने के काम इल्तिवा का शिकार हो चुके हैं, और इन मंसूबों समेत तमाम तर जितने भी दर्जनों मंसूबे हैं वो इस वक्त ताखीर का शिकार हो चुके हैं। तो कौन कौन से मंसूबे इफ्तिताह के करीब थे
और किन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जाना था और अब ये मंसूबे मुकम्मल कब होंगे, इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ैनुल आबदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। ज़ैन, में आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया, अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, आप ही की रिपोर्ट है कि शहर के जो मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल होने वाले जो प्रोजेक्ट थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो इल्तिवा का शिकार है या ताखीर का शिकार हो चुके हैं। हमें बताइए, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कौन कौन से मंसूबे इल्तिवा का शिकार हो चुके हैं? मुनीबा, ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है कि कौमी असम्बली में ये तहरीक अदम एतमाद है, उसके बाद पंजाब में तहरीक अदम एतमाद है, तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ये इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स थे, जिनको पिछले साल शुरू किया गया। और इस साल, ये जो माली साल 2021-22 है, ये इस हुकूमत का तरक्याती साल कंसिडर किया जा रहा था कि गुज़िश्ता जितने भी अदवार गुजरे 1947 से लेके अभी तक, इस साल तरक्याती बजट सबसे ज्यादा रखा गया, जिसका हुजम 650 अरब रुपए से तजावुज कर गया। इससे कबल ये जो एजाज था ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास था कि उन्होंने 550 अरब और उसके बाद वो बजट 575 अरब रुपए पे चला गया, उन्होंने दिया था। लेकिन इन्होंने ये 650 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट दिया। अब ये जो 650 अरब है, ये किसी जगह पे अल्टीमेटली उन्होंने लगाने भी हैं। तो इसी तनाजुर में पूरे पंजाब में जो मंसूबे हैं वो शुरू हुए। ख़ास तौर पे लाहौर मेगा प्रोजेक्ट्स का महवर बन गया, जिसके ऊपर तनकीद की जा रही थी कि बुज़दार हुकूमत यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर रही। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास तमीर हो गया, उसके बाद 3 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ये शेरावाला के मुकाम पे गंजबख्श फ्लाईओवर, इसी तरह शाहकाम के मुकाम पे शाहकाम फ्लाईओवर, और ये गुलाब देवी के सामने अब्दुस्तारिदी अंडरपास और लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा। प्लान ये बनाया गया था कि इसी हफ्ते में ये गंजबख्श फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई कि कौन वजीर आला होगा, आइंदा सूरत हाल क्या होगी, तो वो इफ्तिताह का अमल भी रुक गया। LDA ने जो तैयारियां कर रहे थे कि हम इसी हफ्ते इसका इफ्तिताह कर देंगे, इसको आवाम के लिए खोल देंगे, अब ये प्लान भी कैंसिल हो गया कि इफ्तिताह करेंगे, और ये भी प्लान कैंसिल हो गया कि हम इसको आवाम के लिए खोल देंगे। इसी तरह जो नए प्रोजेक्ट शुरू करने थे, अभी हाल ही में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सेंटर पॉइंट गुलबर्ग के सिग्नल फ्री कॉरिडोर की मंजूरी दी, समनाबाद अंडरपास की मंजूरी दी, और सगियां जिसके पहले 2 पैकेजेस पर काम शुरू हो गया और तीसरे पैकेज पे काम शुरू होना है, उसकी मंजूरी दी। प्लान ये था कि अप्रैल से पहले इन तीनों के संगे बुनियाद रखेंगे और इनकी तकारीब भी वहाँ पे मुनक्कद होंगी। अब ना उनके संगे बुनियाद रखे जाएंगे, ना ही उनकी तकारीब होंगी, और ना ही ये तीनों प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। ये तो लाहौर के ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए अल्टीमेटली फंड्स की ज़रूरत होती है। ये जो मैंने आपको आगाज़ में फिगर बताया ना कि 650 अरब रुपया तरक्याती बजट रखा गया, ये ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट मंजूर कर दे और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये एक सिमाही ग्रांट होती है जो 3-3 माह बाद अथॉरिटीज़ को दी जाती है। ठीक है। अभी जो सिमाही ग्रांट है उसका टाइम आ गया था कि अब ये मई जून, ये अप्रैल मई और जून की, क्योंकि ये आखिरी क्वार्टर चल रहा है इस माली साल का, तो इसमें अब फंड्स जारी होने हैं। और यूजुअली जो लोग अकाउंट से ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि जून क्लोजिंग ईयर होता है फिस्कल ईयर का, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फंड्स दिए जाते हैं और उनकी क्लोजिंग दी जाती है। मेजर जो फंड्स हैं वो 50% वो इसी आखिरी तीसरे क्वार्टर में जारी होने थे, और महकमा खजाना ने सारे पैसे रोक दिए हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब अगर चाह के भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट, TMAs या कोई भी इदारा, सैनिटेशन एजेंसीज, वो चाह के भी कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महकमा खजाना की तरफ से उनके पैसे ही जारी नहीं किए जा रहे। उन्होंने तमाम अथॉरिटीज़ को ये वर्बली अहकामात जारी कर दिए हैं कि कोई भी अथॉरिटी महकमा खजाना पंजाब को, महकमा PND को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ऐसा कोई लेटर नहीं लिखेगी जिसमें फंड्स की डिमांड की जाएगी। अब ना फंड्स मिलेंगे, ना मंसूबाजात शुरू होंगे। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जहां ईवानों में तब्दीलियों का इस वक्त शोर मचा हुआ है, वहीं पर अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा बढ़ती जा रही है। शेरावाला फ्लाईओवर की आप सूरत हाल देख लें, जब से वो बन रहा है शहरी इतने परेशान है क्योंकि वहाँ पे आए दिन मेरे ख्याल से रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पे ट्रैफिक स्टक रहती है और लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं और लोग वहाँ पर स्टक रहते हैं।
ऑफिस जाना मुहाल हो चुका है मुनीबा, वहाँ पे। एक तो आप ये वाली बात कर रही हैं, हाँ इसको जी। थोड़ा सा मैं आगे कैरी ऑन करता हूँ कि दूसरा ये प्रोजेक्ट जिनको मुकम्मल करना था, ये तो ऑलरेडी लेट है। बिल्कुल 10-10 माह के इनका टाइम दिया था कि PC1 के मुताबिक ये 10 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। 10 माह से सर्कुलर रोड बंद है। आप देखें कि लाहौर शहर को बस्ती लाहौर से मुंसलिक करने का वाहद रास्ता बंद किया हुआ है। अभी जब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जब ये शेरावाला का इफ्तिताह नहीं होगा तो अल्टीमेटली लोगों के मसाइल में मजीद इजाफा होगा। और अगर वहाँ पे मौके पे सूरत हाल देखी जाए तो वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो 3-4 माह मुकम्मल होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। लोगों के लिए मसाइल हैं। इसी तरह शाह इसका मतलब नया अगर वज़ीर आला नहीं आएंगे तो ये इफ्तिताह भी नहीं होंगे और शहरी इसी तरह ख्वार होते रहेंगे। असल में हमने जो प्रोजेक्ट है ना, ये इदारों की कोताही है, इदारों की नाअहली है कि उन्होंने प्रोजेक्ट को हुकूमत के साथ अटैच कर दिया है। हाँ जी। बेसिकली किसी भी शहर में अगर तरक्की लेके आनी है तो उसको मास्टर प्लान के मुताबिक उस पर अमल करना चाहिए। मास्टर प्लान विल डिसाइड कि कौन से एरिया में कितनी आबादी होगी और वहां पर किन किन यूटिलिटीज की और क्या क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत होगी। लेकिन ये बदकिस्मती है इस लाहौर शहर की कि जब से शहबाज दौरे हुकूमत से मेगा प्रोजेक्ट्स चलना शुरू हुए, उस दौर से अभी तक मास्टर प्लान को मलहूज़े खातर ही नहीं रखा गया कि मास्टर प्लान की क्या डिमांड है, वो आपसे क्या तकाजा कर रहा है और आप कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान के मुताबिक ये सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हों तो फिर उसके बाद आपको ये किसी से फीता कटवाने की एटलीस्ट जरूरत ना रहे। अभी ये तो हैं मुनीबा जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक मैस ऑफ पीपल को ये बेनिफिट देंगे। अब इसके अलावा ये हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम में अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों में सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम शुरू कर दिया। आपने देखा होगा गलियां उखाड़ना शुरू कर दी, उन्होंने सीवरेज सिस्टम डालना शुरू कर दिया। ये भी एक खसूसी फंड है जो कि MP-MNA को कोटा मिलता है। ठीक है। अब इस कोटे के पैसे भी इसी फोर्थ क्वार्टर में जारी होने थे। ठीक है। अब वहां पे जो गलियां मोस्टली एरियाज में उनको उखाड़ दिया। अब आगे इनके पास पैसे नहीं है कि उनको वहां पे फिल कैसे करना, उन कामों को मुकम्मल कैसे करना। अच्छा। एक तो मरकजी शाहराहें जहां पर ये मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे, लोगों को मसाइल पैदा होंगे। दूसरा गलियों में बंदा अपनी घर की दहलीज से बाहर निकलेगा तो उसको अपने घर की जो गली या सड़क है वो टूटी हुई नजर आएगी। अब वो भी नहीं बन पाएगी। अब इस वक्त हुकूमत को जरूरत इस चीज की है कि एटलीस्ट जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं जो इन्हीं की हुकूमत के हैं उनको तो मुकम्मल कर लिया जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है कि ये माजी की मिसाल को दोहराने लगे हैं। अच्छा। कि शहबाज दौरे हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स थे इन्होंने अपने 3.5 साल दौर में मुकम्मल नहीं किए। अब अगर ईवानों में चेंजिंग आती है, वो देखते हैं पॉलिटिकली क्या चेंज आता है, तो जो भी आएगा वो इस हुकूमत के मंसूबे मुकम्मल नहीं करेगा। तो इससे सफर कौन कर रहा है? अवाम सफर कर रही है। अगर आपका ये शेवा है सियासत के अवाम की खिदमत करनी है तो अवाम की असल खिदमत ये है कि जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो उनको मुकम्मल एटलीस्ट कर लिया जाए। दूसरा जैन मैंने देखा कि जो बुज़दार सरकार का एक और बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था एक्सप्रेस एलिवेटेड जो उन्होंने बनाना था, एक्सप्रेस एलिवेटेड वे, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो शहरी थे, एक्टिव शहरी मैं तो नहीं कहूँगी कि वो उनके बड़े खदशात थे माहौलियात के हवाले से कि माहौलियात इन्वायरमेंट में चेंजिंग्स आएंगी। तो मुझे बताइए कि अगर परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं तो क्या वो इन तमाम तर मंसूबों को जारी रखेंगे? क्या वो तरक्याती मंसूबे इसी तरह चलते रहेंगे? क्योंकि इसमें हमने देखा है कि घर भी लोगों के गिराए जाएंगे, दुकानें भी गिराई जाएंगी इस मंसूबे में। तो क्या आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इसमें? मुनीबा, परवेज इलाही साहब आए या कोई भी चीफ मिनिस्टर पंजाब आए, ठीक है, बात ये है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये वक्त की ज़रूरत है। नो डाउट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी इस वक्त की ज़रूरत है। बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, 62 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर 10 अरब रुपए तो ऑलरेडी खजाने से लग चुके हैं। जिसमें 600 कनाल से जायद जो अराजी है वो अक्वायर करने के बाद भी लोगों को दे दिया कि आप इसके ऊपर घर बनाना शुरू कर दें। इस वक्त की ज़रूरत है कि सेंट्रल लाहौर की ट्रैफिक को अगर इजीली एग्जिट देना है मोटरवे की तरफ या रिंग रोड की तरफ तो फिर ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाना होगा। अब ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आइंदा जो आने वाली हुकूमत है वो क्या इनको मुकम्मल करेगी या अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएगी। ये
जैसे ही ये इंस्टेबिलिटी आना शुरू हुई, तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, 2 से 3 रोज की बात है, तो इसी दौरान जितनी भी अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपना एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रोक लिया कि आइंदा साल में क्या करेंगे। यही अथॉरिटीज थी जिन्होंने कुछ दिन पहले इसी हुकूमत को अपना आइंदा का प्रोग्राम पेश किया। हाँ। जैसे ही इन्होंने देखा कि अभी तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि ये हुकूमत मजीद कैरी ऑन कर सके, नजर तो यही आ रहा है, बाकी वो देखेंगे कि वो कौन किसको वोट करते हैं, लेकिन इस अदारों ने अपना एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम रोक लिया। आइंदा कौन सा मंसूबा शुरू होगा, अथॉरिटीज की तरफ से किसी तरह की कोई तजवीज़ नहीं दी गई। तो इसलिए अब आने वाली गवर्नमेंट असर नो इन अथॉरिटीज से, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है या हाउसिंग डिपार्टमेंट है, इनसे दोबारा तजावीज मांगेगी कि लाहौर समेत पंजाब भर में फिर नए सिरे से चीजें सारी होना शुरू होगी। तो वो नए सिरे से जब वो दोबारा से एक साइकिल चलना शुरू होगा तो इसी तरह यह कि 1 साल तक उनकी अप्रूवल्स का इंतजार करना पड़ेगा और फिर उसके बाद कहीं जाके इन मंसूबों पर दोबारा आगाज होगा। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो मेरी प्रेडिक्शन है कि अभी मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं होने वाले शहर में जो हो रहे हैं उनको मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा और लोगों के जो मसाइल हैं वो बढ़ेंगे, गली मोहल्लों में भी, नेबरहुड की सतह पे भी और ये मैसिव लेवल पे भी के शहर के लेवल पे भी, मेट्रोपॉलिटन लेवल पे भी ये जो मसाइल हैं ये बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह फंड्स को रोका गया और जिस तरह तेजी से ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे, उससे तो यही नजर आ रहा है कि अभी ये काम नहीं होने वाले और ये इस हद तक मुनीबा लोगों के लिए मसाइल होने हैं कि अगर स्ट्रीट लाइट्स या रोड लाइट्स भी खराब हो जाती हैं वो भी तो नहीं उनको भी ठीक करवाने के लिए हुकूमत फंड जारी करेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी इनके जितने भी ये फंड जारी करेंगे या ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च होंगे, इनके ऑडिट होंगे बड़े सख्त कि आपने जो मुतलका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्या उससे मंजूरी ली या नहीं ली। अब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं वजीर आला पंजाब, उन्होंने कोई भी मंसूबा शुरू करना है तो वो गवर्निंग बॉडी में लेके जाएंगे। जब चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे तो वो किससे उसकी मंजूरी लेंगे और जिस दौरान गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन नहीं होगा तो इनसे सवाल किया जाएगा कि किस बिहाफ पर ये फंड्स जारी किए गए। और जो लास्ट टाइम जब ये शहबाज गवर्नमेंट ख़त्म हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उस दौरान जो ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्तारियां हुई और जितना इनको नैब और दीगर तहकीकाती इदारों की तरफ से इनसे तहकीकात की गई, इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस हवाले से बड़ी मोहतात है कि क्या हमने फंड्स जारी करने हैं, नहीं करने, किसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। यही तो इस गवर्नमेंट को पहले 1 साल में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था कि वो साइन नहीं करते थे और अभी भी वही सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है कि ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसे फंड्स किसी जगह पर ना तो वो जारी करेगी और ना ही लगाएगी जिसका हिसाब इनको मतलब इसके बाद देना पड़े। इस तरह की सिचुएशन जैन पहले भी रही है हुकूमतों में कि जब भी चेंजिंग्स होती है तो ये तरक्याती जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये रुक जाते हैं। ये मुनीबा देखने में तो यही आया है कि जब शहबाज शरीफ जा रहे थे, ये 2018 में पंजाब से उनकी गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, तो उस वक्त उनका ये शौकत खानम चौक में एक फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट था, वो भी डिले हुआ। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अलावा एक बोरिया पुल मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अलावा अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर वो मुकम्मल नहीं हुआ। एक इन्होंने इस हुकूमत ने सिर्फ एहसान किया था कि ऑरेंज ट्रेन चला दी थी, वो भी कोई अधूरी पूरे PC1 के मुताबिक नहीं बनी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही जो तारीख है इसको दोबारा दोहराया जाएगा और ये मंसूबे मुकम्मल करना इनके लिए मुश्किल होगा। कोई भी अगली हुकूमत आती है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही किसी इत्तेहादी की अगर हुकूमत आ जाती है तो फिर भी इन मंसूबों को मुकम्मल करना अभी कोई आसान काम नहीं होगा। बर वक्त नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा डिले आ सकता है, काफी डिले आ सकता है, काफी डिले आ सकता है। ठीक है जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन आपका बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पंजाब में और बिलखसूस लाहौर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो बदलती सूरत हाल है, पल पल हुकूमत की जानिब से यहाँ पर सियासी मंजरनामे पे सूरत हाल चेंज हो रही है, तो उनका क्या इफेक्ट हो रहा है इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स पे, तो वो इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हमने इस सेगमेंट में बात करनी है कुछ सेल्फ केयर के हवाले से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गर्मियां इतनी तेज़ी के साथ आ रही हैं और मौसम इतना जल्दी बदल रहा है कि अब हमें अपनी स्किन केयर के हवाले से भी जो रजीम है उसको बदलना होगा। गर्मियाँ आ चुकी हैं और दिन ब दिन ये गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा ही होगा और रमज़ान मुबारक भी कुछ दिनों में आ जाएगा, जिसकी वजह से रोज़े रखने हैं, ऑफिस में जाके हम लोगों ने काम करना है और डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और सबसे पहले हमारी जो स्किन है वो ही डिहाइड्रेशन की वजह से इफ़ेक्ट होती है। पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन टाइट हो जाती है और उसको किस तरह हम लोगों ने जो है वो बरकरार रखना है, उसकी स्किन को उसकी कह लें कि चमक को किस तरह हमने बरकरार रखना है, इस पे बात करेंगे। किस तरह के फेशियल्स हमें करवाने चाहिए, हमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए अपनी स्किन की शाइन को, अपनी स्किन की चमक को बरकरार रखने के लिए। डॉक्टर ईमा शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जनाब अपनी रजीम के हवाले से जानेंगे कि खासतौर पर गर्मियों में किस तरह की हमारी स्किन की रजीम होनी चाहिए। डॉक्टर ईमा, आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ईमा, गर्मियाँ आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं मेरे ख्याल से रमज़ान में, तो मुझे बताइए किस तरह की हमारी स्किन केयर की रूटीन होनी चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है वो एक फ्लॉलेस भी लगे, अच्छी भी लगे और डिहाइड्रेट भी ना हो। अब आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक रमज़ान और दूसरा गर्मियाँ। हाँ। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं और जैसे ही रोज़े की बात होती है हमें ये लगता है कि हमारे पानी की शॉर्टेज हो जाएगी और पानी की शॉर्टेज ही प्रॉब्लम स्किन के लिए सबसे बड़ा मसला है। लेकिन इसके साथ मैं रमज़ान में एक और चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि हमारी जो डाइटरी रूटीन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब जैसे थ्रू आउट द ईयर इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ केयर करें, उसमें आपकी डाइट केयर हो, इसी तरह रमज़ान में भी इम्पॉर्टेंट है। रमज़ान में रूटीन ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड की तरफ चले जाते हैं। हाँ। तो इन एडिशन टू डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जो एक बहुत बड़ा मसला है स्किन के लिए, वो ये ऑयली फूड भी है, ये जंक फूड ही है, चाहे आप वो बर्गर पिज़्ज़ा की फॉर्म में ना भी लें। फ्राइड समोसे, पकौड़े, कई लोग तो हलवा जात वगैरह भी पसंद करते हैं, दो गर्मी के मौसम में कुछ कम है। उसके अलावा ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, जो कोई शरबत, चाहे वो कोई लाल शरबत हो, चाहे कोई पीला शरबत हो, जिसमें रॉ शुगर, जो वाइट शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, वो आपकी स्किन के लिए हमेशा बुरा है। उसके अलावा ये जो कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं उससे डिहाइड्रेशन का मसला और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। कुछ लोगों को रोजे के बाद चाय का बहुत शौक होता है, ये मैं कई दफा इस बात को एम्फसाइज कर चुकी हूँ कि उससे भी डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से पानी को निकाल देती है, पेशाब आवर होती है। ठीक है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आप सहरी में भी और इफ्तारी में ये कोशिश ना करें कि एट ए टाइम बहुत ज़्यादा पानी आप ले लें, क्योंकि वो आप जितना पानी ले लेंगे, जितना इन एक्सेस होगा वो फ़ौरन से निकल जाता है। बॉडी का सिस्टम ऐसा है, खुदा ने ऐसा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। तो कोशिश आप ये करें कि पानी जितना आपके पास टाइम बिटवीन सहरी एंड इफ्तारी है उसमें वक्फे वक्फे से पानी आप लेते रहें। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि उस पानी में आप थोड़ा सा सॉल्ट और कोई भी लेमन, या आजकल ऑरेंज जूस नहीं है, ऑरेंजेस खत्म हो रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज के अवेलेबल हैं बाहर, अगर आप उस फॉर्म में पसंद करते हैं तो उस फॉर्म में, क्योंकि पोटेशियम कंटेंट उनका होता है। इलेक्ट्रोलाइट का भी इम्बैलेंस, क्योंकि पसीने में नमक के अलावा जो नमकियात हम कहते हैं उसमें सोडियम ज़ाया हो रहा होता है, आपकी पोटेशियम में कमी हो रही होती है, तो वो आप एक अच्छे बैलेंस पे रख के अपनी जनरल हेल्थ और अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। और पानी का कितना इस्तेमाल फिर हमें ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए? अमूमन कहते हैं कि डेली रूटीन में 8 से 10 गिलास हमें पीना चाहिए, लेकिन इस तरह की जब सिचुएशन आती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है या रमज़ान है, तो फिर कितने गिलास हमें पानी पी लेना चाहिए? देखिए, इस बात पे प्रॉब्ली कोई न्यूट्रिशनिस्ट बहुत अच्छी रोशनी डाल सके, लेकिन मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आप 8 गिलास या 10 गिलास, अगर आपका एक पतली दुबली सी लड़की छोटी हाइट की है, उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट और है। एक अगर माचो मैन है, बहुत लंबा चौड़ा, उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट ही अकॉर्डिंग टू योर ओन साइज होता है। ठीक है। तो उसमें यह है कि अगेन कुदरत की तारीफ मैं क्या कोई भी करे कम है। अल्लाह ने इस सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि जब आपको प्यास लगती है तो आपका थर्स्ट सेंटर है ब्रेन के अंदर, आपको महसूस हो जाती है, आप उसको, उसकी कॉल को, नेचर की कॉल को, एक ही कॉल नहीं होती नेचर की, उस कॉल को भी आप पीछे डाल के और कामों में बिजी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सारा दिन कामों में बिजी हैं, तो पानी नहीं पीते आप हैं। अपने आप को वही इंपॉर्टेंस देनी कम कर देते हैं। जब आपको प्यास लगती है, आप अपनी प्यास को बुझाने की हद तक पानी पिए। रमजान में भी पानी की रिक्वायरमेंट वैसे ही है,
जैसे किसी और महीने में है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें ये कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप पानी नहीं ले पाते हैं, जो आप नहीं ले सकते हैं, जो एक हमारी एक रिलीजियस जिम्मेदारी है, बहुत एक आप में रेजिस्टेंस भी उससे पैदा होती है। लेकिन जो टाइम आपके पास पानी पीने के लिए है उसमें आप वक्फे से पानी लेते रहें। और जैसे कि मैंने कहा है कि आप नींबू की सिकंजीबीन चीनी ना भी डालें तो सिकंजीबीन रहेगी। बहरहाल अगर डालना चाहते हैं तो शहद की फॉर्म में उसको मीठा कर सकते हैं, कोई गुड़ डाल सकते हैं। व्हाइट शुगर का इस्तेमाल मैं कभी भी एनकरेज नहीं करूंगी। अच्छा, वो बहरहाल अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आप जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करें। वो अवॉइड करें। ठीक है, तो मुझे बताइए फिर जैसे ख़वातीन ने मुरे खाना का भी ख्याल रखना है, चूल्हे के आगे भी चीज़ें बनानी होती है इफ्तारी और सहरी के टाइम, इस सिचुएशन में फिर किस तरह के हमें क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सन ब्लॉक किस तरह, और फेशियल्स ख़ास तौर पर किस तरह के लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? असल में बात यह है कि जब आप किचन में जाते हैं आपका ज़्यादा हीट से एक्सपोजर होता है। एक तो कुछ ख़वातीन अपनी आदत से मजबूर होकर अपना सारा टाइम ही किचन में गुजार देती हैं। अब अगर आप कोई कटिंग वगैरह का काम जरा बाहर बैठ के कर लेते हैं, चूल्हे के ऊपर आप ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, जितना उसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप कर लें। है। बाकी सनब्लॉक जैसे आप रूटीन में है कि आप घर के अंदर भी लगाएं बाहर भी लगाएं, वही आप रूटीन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल वो नहीं है। रह गई बात स्किन केयर की या फेशियल या स्किन पे लगाने वाली चीज़ें, वो आप जैसे रूटीन में जारी रखते हैं उसी तरह आप रमज़ान में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कोई फेशियल्स वगैरह ईद से पहले बहुत ज़्यादा वो होता है कि आप लेना चाहते हैं, ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। लाइक अच्छा, कुछ की ग्रीजी ऑयली स्किन है, एक्नी वाली है, कुछ की ड्राई स्किन है, जिस टाइप की आपकी स्किन आप उस टाइप का। आप उसमें यह है कि इसमें गाइड करना तो ज़ाहिर है आप चाहे कोई एस्थेटिशियन हो चाहे कोई ब्यूटिशियन हो, वो आपको देख के ही प्रॉपर गाइड कर सकता है। हमेशा एक रिलायबल बंदे के पास जाएं जो सिर्फ अपने पैसे ना बनाए, आपको सही मशवरा भी दे। उसके बाद बात ये कि ये ट्रेंड ज़्यादा आता है आखिरी अशरे के अंदर कि जी हमने ईद पे बहुत खूबसूरत नज़र आना है, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, आपका हक है। उसमें बात है कि अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप एटलीस्ट एक हफ्ते पहले वो करा लें, ताकि अगर कोई उसके साइड इफेक्ट्स आने, क्योंकि कई साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अनफोर्सीन होते हैं, वो सब में नहीं आते। वो एक किसी में आ गया तो किसी में ना आया, तो अगर कोई खुदा न खासा कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो इन द मीन वाइल उसको करेक्ट करने का, उसको इम्प्रूव करने का भी टाइम रहे। बाकी ये है कि जाहिर है मैं बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जो मेडिकेटेड फेशियल्स हैं लाइक जिसमें हाइड्रा फेशियल, फोटो फेशियल, आजकल वो हॉलीवुड पील, कार्बन फेशियल, अब वो अगेन ये है कि डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। आपकी स्किन टाइप के एतबार से आपको आपका एस्थेटिशियन, आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा। अगर आप पहले कराती रही हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइप से, आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, तो आप फिर वो खुद से करा सकती हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो फॉर दैट टाइम एटलीस्ट आप किसी एक्सपर्ट से मशवरा जरूर करें। लेकिन जैसे मैं बात की थी डॉक्टर एमा कि लोग जाते हैं सैलॉन्स में जाके पहले कराए जाते थे, फेशियल्स कराते थे, अब जो है टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं, और जैसे हाइड्रा फेशियल्स में भी आगे बहुत ज़्यादा फेशियल्स आ रहे हैं, तो जो सैलॉन से स्विच करके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएंगे वो फिर क्या उनकी स्किन पर इफेक्ट होगा? क्या नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ब्लीचिंग करवाई होती है, बाकी सारी चीज़ें भी यूज़ हो रही होती हैं उनके फेस पे? देखिए ब्लीचिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, ब्लीचिंग एज सच स्किन को उस तरह डैमेज नहीं करती। ठीक है, थोड़ी सी माइल्ड इरिटेशन जब आप वो ब्लीच लगाते हैं स्किन पे फील होती है, और आपको बताया भी जाता है कि हल्की सी रेडनेस हो सकती है उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग 1-2 घंटे के लिए होती है, ठीक हो जाती है, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। जो आप व्हाइटनिंग क्रीम्स लगाते हैं उसका डेफिनेटली साइड इफेक्ट है। अच्छा। कई दफा ये फेशियल्स में इसी तरह की चीजें लाइक व्हाइटनिंग एजेंट्स, जिसमें मर्करी, स्टेरॉइड्स, इस तरह की चीजें शामिल है, वो लॉन्ग टाइम के लिए आधे घंटे उसका मसाज हो रहा है तो वो थोड़ी एब्जॉर्प्शन भी उसकी बढ़ जाती है, देन इट लीव्स बिहाइंड इट इफेक्ट। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे या इवन किसी ट्रेन्ड ब्यूटिशियन के, एस्थेटिशियन के पास जाएंगे, उनको आइडिया होगा कि आपकी स्किन पे इस टाइप की सेंसिटिविटी है, तो वो आपको पहले गाइड करेंगे कि आपके साथ क्या इसके साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं और हम इसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी बात यह है कि मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगी, मैं ये नहीं कहती कि हर बंदा ऐसा है, लेकिन कई दफ़ा लोग ये होता है कि जी डॉक्टर इज चार्जिंग टू मच, वो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि किसी सस्ती जगह से जाके करा लेते हैं। अगर आपको ये लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कि किस ट्रीटमेंट का क्या चार्जेस होने चाहिए, और ब्यूटी ट्रीटमेंट में आई बिलीव के वर्ल्ड ओवर ऐसा ही होता है,
दे आर एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो आप खुदारा अपने थोड़े पैसे भी ज़ाया मत करें। डोंट गो फॉर दोज ट्रीटमेंट्स, क्योंकि कई दफ़ा ये देखा गया है कि उन चीज़ों से या तो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। अगेन मैं कहती हूँ कि आप लॉस में नहीं है, बिकॉज आपकी स्किन तो ठीक, लेकिन कई दफ़ा ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान करा कर आ जाते हैं। तो उस केस में ऐसे केसेस आपके पास जी बिल्कुल इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हाइड्रा फेशियल हो या फोटो फेशियल हो, एक ट्रेंड बंदे को पता है कि किसके ऊपर कितनी सक्शन प्रेशर देना है, किस ड्यूरेशन के लिए देना है, किस टाइप के सीरम्स यूज़ करने हैं। आप हर टेक्नीशियन को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। अब डर्मेटोलॉजिस्ट अगर वो अपने किसी असिस्टेंट से भी करा रहा है तो अच्छा डॉक्टर जो है वो हमेशा उसको गाइड करेगा कि आपने ऐसे ऐसे करना है। अच्छा। और ये कस्टमाइज इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट्स होते हैं। ओके। अगर आप ये काम ये कहते हैं कि बस एक मशीन फिर गई एंड दैट्स इट, तो वो आप फिर उसका खमियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा एंड दैट इज अप टू यू। रह गई बात जो ये सलून के फेशियल्स होते हैं, उसमें अगर चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल की जा रही है जिसमें हार्मफुल एजेंट्स नहीं है, तो दोज आर ओके कि आप ठीक है आपने उसको उसमें मॉइस्चराइज ही करना है क्रीम्स लगा के और आपने उसको ब्लीच ही करना है, तो इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि अगर उसमें ऐसे क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि इनके अंदर कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं, एंड दिस इज ऑलवेज योर राइट टू नो। कई दफ़ा ये होता है कि हम स्पेशल हमने फार्मूला बनाया है, प्लीज़ ऐसी चीज़ों के लिए ना जाएं आप जिसमें आपको पता नहीं है। कंज्यूमर राइट्स सारी दुनिया में पता है, आप एंड में जब नुकसान उठा लें उससे पहले आप अपने जो भी आपका पिटीशन है उससे पूछें कि इसके अंदर क्या चीज़ है, मैं ये बॉटल देखना चाहूँगी। आपको पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे 2 नंबरी चोर बाजारी बहुत ज्यादा, लोग बहुत अच्छी प्रोडक्ट देख के उसके अंदर क्या फिल किया हुआ है यू नेवर ये नो। किसी को पता तो नहीं। अब ये इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। अब ये किस तरह रखा जाए, इसकी बहुत सी रेमेडीज निकाली जाती हैं, लेकिन काउंटर रेमेडीज भी आ जाती हैं। तो बस जहाँ तक मुमकिन हो अपना ख्याल रखें। तो मुझे बताइए, आजकल लड़कियों को खासतौर पर एक्नी का बहुत ज्यादा मसला हो रहा है, क्या उस हवाले से भी कोई नए ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिनके बिल्कुल ही गायब हो रहे हैं उनकी एक्नी का प्रॉब्लम? देखिए इस तरह है कि एक्नी इज हार्मोनल। आप उसको ये कह सकते हैं कि अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये फिजियोलॉजिकल भी है, यानी ये बीमारी नहीं है, ये आपके हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं उसके साथ आ रही होती है। अब एक्नी का ट्रीटमेंट ये है कि कुछ लोगों में जिनमें बहुत कम एक्नी होती है उसमें यह है कि उनका बहुत जल्दी बेहतर होती है, उसमें किसी ट्रीटमेंट का कमाल नहीं है। इट इज़ द वेरिएबल रिस्पॉन्स दैट यू सी इन डिफरेंट पीपल। उसके बाद ये है कि लेकिन ये है कि आपकी एक्ने की सेवेरिटी कितनी है और उसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। उसे ओरल थेरेपी की ज़रूरत है, उसे किसी केमिकल पील की ज़रूरत है, उसे लाइट थेरेपी की ज़रूरत है, ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। बहरहाल बीइंग अ डॉक्टर हमारा एम ये होता है कि आपका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन रहे जिसमें आपकी स्किन भी बेहतर हो, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मुतासर ना हो, क्योंकि अक्सर यंग एज के बच्चे एक्ने की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उसके बाद ये कि परमानेंट स्कारिंग ना हो, बिकॉज टाइम एंड अगेन ये बात होती रहती है कि जब परमानेंट स्कारिंग हो जाती है उसके ट्रीटमेंट ना सिर्फ मुश्किल हैं बल्कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। रह गई बात एक्नी, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है अप टिल 25-30 की एज भी थोड़ी बहुत रह सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थोड़ा बहुत आपकी स्किन केयर रिजीम अगर आप ऐसी रखें जो एक्नी प्रोन स्किन के लिए है, तो आप वो ब्रेकआउट्स वगैरह प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर हो गया है तो उसको अर्ली ट्रीट करके एक नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो कर लाइफस्टाइल मतलब किस तरह की फिर नाइट क्रीम्स में अगर देखा जाए तो किस तरह की यूज़ करनी चाहिए हमें? मॉइस्चराइज्ड रखना और जिसके लिए हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो किस तरह का हमें यूज़ करना चाहिए फिर? देखिए इसमें इस तरह है कि जैसे आपने नाइट क्रीम की बात की, एक तो नाइट क्रीम जो कन्वेंशनली टर्म यूज होती है, ये फार्मूला क्रीम और स्टीरॉयड क्रीम की, तो प्रॉब्ली मैं नाइट क्रीम का नाम लेना नहीं चाहूँगी। बहरहाल रात में जो आप लगा रहे हैं इसमें यह है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीजी प्रोडक्ट जो होती है, उन्हें अक्सर प्रोडक्ट जो अच्छे हैं उन पे मेंशन होता है कि दीज आर फॉर एक्नी प्रोन स्किन। यूजुअली एक्नी प्रोन स्किन के लिए जेल फॉर्म में प्रोडक्ट्स आती हैं, अच्छा, या ये फोम की फॉर्म में आती हैं। उसके अलावा फेस वॉशेस कंटेनिंग माइल्ड फ्रूट एसिड्स दे आर अवेलेबल, वो थोड़ी सी पीलिंग कर देते हैं और जो वो एक स्किन पे जो आपका ऑयल पोर की ओक्लूजन हो जाती है, यानी वो बंद हो जाता है, उसको रिमूव कर देता है। तो उस टाइप के फेस वॉशेस आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो स्किन केयर के ऐसी प्रोडक्ट्स, उसके अलावा जो आप मेकअप यूज करते हैं वो एक्नी प्रोन स्किन वाला यूज करें। ओके। जो भी यूज किया उसके बाद एज सून एज पॉसिबल उसको अच्छी तरह रिमूव करें, क्लेंजिंग करें। आप एक्नी वाली स्किन के साथ भी एक अच्छी स्किन मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर हेमा शाहीन डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हेमा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और गर्मियों के हवाले से हमारी स्किन केयर रिजीम क्या होनी चाहिए और ख़ासतौर पर आप लोगों ने अपनी स्किन टाइप का ख्याल रखना है कि कौन सा स्किन टाइप है और उस हवाले से आपने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर स्किन रिजीम को कन्वर्ट करना है उस चीज़ में। तो मुझे अब आपने इजाज़त देनी